नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। किसान लगातार 3 कृषि एक्ट का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के बाहर डेरा जमाया हुआ है। लगातार सरकार से बात हो रही है, लेकिन गतिरोध बना हुआ है। आखिर किसानों की क्या समस्या है, उनका गतिरोध क्या है और सरकार का क्या कहना है, ये दोनों ही बातें सबके लिए जानना जरूरी है। क्योंकि किसानों का मुद्दा सिर्फ किसानों का नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश का मुद्दा है। किसान जो उगाते हैं हम सब खाते हैं। जवान और किसानों का मुद्दा कभी व्यक्तिगत नहीं हो सकता, पूरे देश का है। इसलिए आम नागरिक को भी 3 कृषि एक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर समस्या क्या है। तीनों बिल का अलग अलग विश्लेषण करेंगे और ये जानेंगे कि किसानों का गतिरोध क्या है, किसानों की शंकाएं क्या हैं और सरकार का क्या कहना है। क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि ये बिल किसानों के पक्ष में है, इनसे किसानों को फायदा होगा। दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि ये बिल हमारे विरोध में है, इनसे हमें कोई फायदा नहीं होगा। एक एक बिल के बारे में अलग अलग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहला एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब है कि अब कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति अनाज या दूसरी फसलों का भंडारण कर सकता है। अब कोई सीमा नहीं रहेगी भंडारण की और कहीं पर भी कोई भी कितना भी भंडारण कर पाएगा। लेकिन कुछ स्थितियों को छोड़कर, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा है, लड़ाई है या प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, ऐसी कुछ स्थिति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति कितना भंडारण कर सकता है। यहाँ भी उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो कंपनी प्रोसेसिंग बिजनेस में है, वो कितना भी भंडारण कर सकती है उन स्थितियों में भी। इस बिल पर किसानों को बहुत ज्यादा ऐतराज नहीं है, लेकिन हाँ कुछ शंका है कि जब कंपनियां बहुत ज्यादा भंडारण कर लेंगी तो प्राइस एकदम मार्केट में बढ़ जाएगा और किसानों को इसका कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि किसान को तो अपनी फसल उसी रेट पर बेचनी पड़ती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि किसानों की ये मजबूरी है कि जब भी फसल निकलती है वो उसे स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पहले से ही पैसे की कमी रहती है, इन्वेस्टमेंट रहता है फसल का और 5-6 महीने तक कोई आमदनी नहीं होती, तो उसे फसल निकालते ही बेचना मजबूरी है। अब ऐसे में ये कंपनी पर निर्भर करता है कि वो कितना रेट देती है। कंपनी अक्सर मार्केट में अवेलेबिलिटी देख लेती है कि बहुत ज़्यादा फसल है तो रेट गिरा देती है और कम है तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। अब यहाँ किसानों का कहना है कि इसका फायदा सिर्फ कंपनियों को होगा, लेकिन सरकार का कहना है कि भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी। एक आंकड़ा बताता है कि 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फसल खराब हो जाती है भंडारण के अभाव में। प्रॉपर भंडारण की सुविधाएं हमारे पास नहीं है। FCI गेहूं का जैसे भंडारण करती है तो उसके पास भी अनाज काफी खराब हो जाता है प्रॉपर भंडारण ना होने के कारण, और वो अपनी लिमिट से ज्यादा अब भंडारण कर रही है। ऐसे में सरकार की मंशा ये है कि भंडारण क्षमता में वृद्धि हो, लेकिन किसानों की जो शंका हमने बताई कि उनसे सिर्फ कंपनियों को फायदा होगा, तो ये एक्ट मोटा मोटी कंपनियों के लिए है। किसानों का इससे कोई ज्यादा वास्ता नहीं है। हालांकि सरकार करेगी किसान भी भंडारण कर सकता है, वो छूट पहले भी थी। किसान की अपनी फसल वो पहले भी भंडारण कर सकता था, चूंकि उसके पास भंडारण की व्यवस्था के लिए पैसा नहीं होता तो उसके ये अब भी कोई काम का नहीं है। हाँ, इससे एक दिक्कत जो भविष्य में हो सकती है कि ज्यादा भंडारण करने से रेट बढ़ जाएगा मार्केट में, तो कंज्यूमर को इसका नुकसान हो सकता है। इसका फायदा किसान को नहीं मिलेगा, बल्कि कंज्यूमर को नुकसान होगा या कंपनी को फायदा होगा। तो ऐसे में सरकार ने इस विषय में क्या सोचा है वो सरकार ही जानती है कि ज्यादा भंडारण करने से अगर माल कम हो गया तो फिर उपभोक्ताओं को जो ज्यादा कीमत पर मिलेगा उसे कैसे रोकेंगे। दूसरा बिल जो है वो है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। मोटा मोटी से कई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से इसे अभी जाना गया है। मतलब कि अब कंपनियां सीधे किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। एक एग्रीमेंट साइन होगा, लोकल बॉडीज उसको उस एग्रीमेंट को ऑथराइज करेंगी और उसमें कंपनी पहले से रेट फिक्स करेगी कि कितना रेट आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ कंपनी उनको बीज या दूसरी फैसिलिटीज़ या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी और साथ में कुछ पैसा देगी और बाद में एक फिक्स प्राइस पर खरीदेगी। ये एक्ट में मोटा मोटी लिखा हुआ है। लेकिन किसानों का कहना है कि अगर कंपनी ने माल नहीं खरीदा, हालांकि एक्ट में पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो फिर उसकी समस्या का समाधान सिर्फ SDM या DC लेवल तक ही रखा गया है। आगे जाने की इसमें छूट नहीं दी गई है और SDM या डिप्टी कमिश्नर बड़ी कंपनियों के प्रभाव में आकर किसानों के पक्ष में फैसला देंगे, ऐसा लगता नहीं है किसानों को। और दूसरी बात, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। देश के कई हिस्सों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। उसमें ये देखा गया है कि कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही किसानों से माल खरीदती है। कई बार नहीं भी खरीदती है, कई जगह पैसा अभी भी पेंडिंग है किसानों का कंपनियों की तरफ और वो केस चलते रहते हैं। और दूसरा, एक लाइन इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है कि कंपनी
क्वालिटी चेक कर सकती है खरीदने से पहले। अब क्वालिटी के नाम पर कई बार कंपनी या तो मॉइस्चर के नाम पर या रेजिड्यू के नाम पर या और क्वालिटी पैरामीटर्स के नाम पर रेट कम कर देती है, और यही किसानों की शंका है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उनकी सुनने वाला सिर्फ एसडीएम है या डिप्टी कमिश्नर है, और वो कितना सुनेगा इसमें संदेह है। हालांकि यहाँ एक छूट है कि किसान की मर्जी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे, कोई दबाव नहीं है। किसान अपनी मर्जी से कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन शंका यह है कि धीरे धीरे कंपनियां पहले कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बढ़िया चीज़ दिखाएंगी, लेकिन जब किसान उसमें सम्मिलित हो जाएंगे तो आगे चलकर कंपनियां अपनी मर्जी से अपनी कंडीशन पर ही किसानों से काम करवाएंगी। तो इसलिए भी कुछ हद तक इस बिल का भी किसान विरोध कर रहे हैं। तीसरा बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। इसी बिल का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अब किसानों का माल खरीद सकता है, उसके पास सिर्फ पैन कार्ड होना चाहिए, मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, न ही मंडी फीस देनी होगी, न ही आड़तियों को कमीशन देना होगा। किसानों से बाहर से ही माल खरीदा जा सकता है, कोई भी कहीं भी माल खरीद सकता है। इस एक्ट पर हरियाणा और पंजाब के किसान सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसल उत्पादन खरीदा जाता है। हालांकि मंडियां और भी स्टेट में हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो एमएसपी निर्धारित करती है उस एमएसपी पे सबसे ज्यादा सिर्फ गेहूं एमपी में खरीदा जा रहा है, बाकी हरियाणा, पंजाब और कुछ गेहूं यूपी में खरीदा जाता है। लेकिन दूसरी फसलें जैसे सरसों है, चना है, कपास है, मूंग है, ये चीज़ें हरियाणा और पंजाब में ही खरीदी जाती हैं और उसी रेट पर खरीदी जाती हैं जो एमएसपी केंद्र ने निर्धारित की है। यहाँ किसानों की शंका है कि जब बाहर से मार्केट में लोग खरीदने आ जाएंगे तो धीरे धीरे मंडियाँ खत्म हो जाएंगी और उनका माल शुरू में हो सकता है अच्छे रेट पर बिके, लेकिन जब मंडियां खत्म हो गई तो बार्गेनिंग करेंगी कंपनियां और वो रेट भी नहीं मिलेगा जो अभी एमएसपी पर मिलता है। मतलब मोटा मोटी कहें कि एमएसपी नहीं रहेगा, मंडियां नहीं रहेंगी, ये शंका किसानों की है। यहाँ थोड़ी सी जानकारी हमें और ले लेनी चाहिए। पूरे देश भर में केंद्र सरकार 22 फसलों पर एमएसपी लागू करती है और इसमें से केवल कुछ फसलों पर हरियाणा और पंजाब में, थोड़ा बहुत एमपी और यूपी में जैसे मैंने बताया खरीदा जाता है। यानी कि टोटल 6% अनाज ही मंडियों में बिकता है और उसमें से भी बहुत कम एमएसपी पे खरीदा जाता है। तो अगर प्रैक्टिकली देखें तो एमएसपी किसानों के लिए फिलहाल देश भर की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं है। अब सरकार का ये कहना है कि ओपन मार्केट रहेगी, ज़्यादा लोग खरीदने आएंगे तो रेट अच्छा मिलेगा। तो अभी भी जब ओपन ही है मार्केट, जब मंडी में बिक ही नहीं रहा है, तो उसका रेट कितना मिल रहा है ये सबके सामने है। जिन किसानों का अभी एमएसपी पे अनाज या दूसरी फसलें बिक रही हैं उनकी शंका वाजिब है। उनका कहना है कि अगर ऐसे धीरे धीरे मंडियां खत्म होगी तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि जी ओपन मार्केट रहेगी, कोई भी कहीं से खरीद सकता है, तो रेट ज़्यादा मिलेंगे, आपको भाव अच्छे मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये कितना हो पाएगा ये अभी भविष्य के गर्भ में है। क्योंकि अभी भी जो मार्केट में, ओपन मार्केट में चीज़ खरीदी जाती है वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से खरीदी जाती है। कोई भी कंपनी समाज सेवा नहीं करती है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती है। और प्रॉफिट का मतलब ये है कि कम से कम रेट में माल खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचें, चाहे वो माल कहीं से खरीदें, चाहे वो किसान का हो। इसी बिजनेस के वशीभूत यदि किसानों के साथ माल खरीदा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट के भरोसे उन्हें अच्छा रेट मिलेगा, इसकी गुंजाइश कम है। यहीं पर किसानों का सबसे ज़्यादा गतिरोध है और वो भी हरियाणा और पंजाब का, जैसे मैंने पिछली फिल्म में भी बताया था, वो इसलिए क्योंकि यहीं पर खरीदा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट के आने से पहले भी किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। किसान जो फसल तैयार करते हैं उसका उन्हें एवरेज 20% ही रेट मिलता है। यानी कि एक चीज़ जो आपको 20 रुपये में मिलती है एंड यूज़र को, उसका केवल 5वां हिस्सा ही किसान तक पहुंचता है, मोटा मोटी अभी ये आंकड़ा सरकारी एजेंसियों का है। अब यदि मोटा मोटी निष्कर्ष की बात करें तो किसानों का कहना है कि ये तीनों एक्ट उनके फेवर में नहीं है, उनके लिए लाभकारी नहीं है, जबकि सरकार का कहना है कि ये तीनों ही बिल किसानों के लिए बेहद लाभकारी है और इनसे किसानों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यदि हम तटस्थ विश्लेषण की बात करें तो ये तीनों ही बिल मोटा मोटी कंपनियों के लिए लगते हैं। इनसे उन कंपनियों को ज़्यादा फायदा होगा जो रिटेल के सेक्टर में, फूड रिटेल के सेक्टर में आना चाहती हैं और जो इसमें बिजनेस करना चाहती हैं, प्रोसेसिंग में और रिटेलिंग में। क्योंकि अगर भंडारण की बात करें तो भंडारण से भी कंपनियों को ज़्यादा लाभ होगा। हालांकि फूड स्टोरेज बढ़ने से माल खराब नहीं होगा, इससे देश का भी लाभ है, लेकिन कंपनियों का ज़्यादा होगा, किसानों का इससे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे एक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो इसमें भी उन कंपनियों का लाभ ज़्यादा हो सकता है जिनको एक
फिक्स्ड तरह की चीज़ चाहिए, यानी कि वो जो उगवाना चाहते हैं वो किसानों से उगवाएं, अपनी कंडीशन पे उगवाएं और उसको फिर सीधा मार्केट करें। हालांकि प्राइस की पहले गारंटी उनको देनी होगी, परंतु वो प्राइस भी अपनी सुविधा अनुसार ही उन किसानों को गारंटी देंगी। तो इसमें भी किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ की गुंजाइश नहीं है। हालांकि सरकार कह रही है कि इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, उन्हें समय पर बीज और खाद मिलेगा, पैसा एडवांस में भी कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का काम तो सरकार का खुद का है। इतने भारी भरकम इंस्टीट्यूट हैं, इनके ICAR है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट हैं, इन सब का काम है कि किसानों को अच्छी टेक्नोलॉजी दें, बीज दें। कंपनियों के भरोसे किसानों का भला करने की सोचना हमारी नज़र में ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि किसानों का मुद्दा पूरे देश से जुड़ा हुआ है, ये कोई छोटे सेक्टर की बात नहीं है। तीसरे बिल की बात करें, जिसे APMC एक्ट के नाम से भी आप जानते हैं, इसमें भी किसानों को ओपन मार्केट में खरीदने से कंपनियों को ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि उनका टैक्स बच जाएगा, मंडी में उन्हें जाना नहीं पड़ेगा और उन्हें एक ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहेगी माल की। हालांकि इससे 1% संभावना ये भी है कि ज़्यादा बायर होंगे तो उन किसानों को फ़ायदा हो सकता है जिनका माल अभी भी मंडी में नहीं बिक रहा, जिनको अभी भी MSP नहीं मिल रहा। उनके लिए एक संभावना बनती है कि हो सकता है उन्हें रेट अच्छे मिल जाएं, लेकिन ये भविष्य में तय होगा कि रेट अच्छे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो तीनों ही एक्ट मोटा मोटी कंपनियों को ज़्यादा लाभ देते नज़र आते हैं, किसानों को लाभ उनको ज़्यादा हो सकता है जिनको MSP अभी नहीं मिल रहा है या मार्केट में भी रेट कम मिल रहा है। लेकिन समस्या इन तीनों एक्ट के लागू होने के बाद भी सुधर पाएगी, किसानों की ऐसा लगता कम है, क्योंकि जैसा हम बहुत से किसानों से मिलते हैं उनकी समस्या इनसे कहीं बड़ी है। इन 3 बिलों से कहीं ज़्यादा बड़ी समस्या है। इन बिल के आने से पहले भी वो समस्या बरकरार थी और आने के बाद भी वो समस्या बरकरार रहेगी। क्या वो समस्याएं हैं, अगले फिल्म में आपको बताएंगे। चैनल से जुड़े रहिए। यदि ये फिल्म आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें और शेयर और लाइक जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।